तराइन के दूसरे युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। इसी के साथ भारत में पहली बार मुस्लिम शासन की नींव रखी गई। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अधिकांश उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया। फिर मोहम्मद गोरी ने अपने वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी साम्राज्य के अधिकार में रहे भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। साल 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। इस तरह दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। कुल 5 वंश के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, जिनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश शामिल है। गुलाम वंश। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इस वंश के ज़्यादातर सभी शासक अपने शुरुआती दौर में गुलाम रहे थे, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। काफ़ी कम उम्र में कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के तौर पर बेचा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक काजी ने गुलाम के तौर पर खरीदा। बाद में उसे गजनी ले जाया गया, जहाँ उसे मोहम्मद गोरी ने गुलाम के तौर पर खरीदा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की ओर से कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत से मोहम्मद गोरी के बेहद करीब पहुंच गया। फिर मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद साल 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी थी, जो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर और मेरठ में हुए विद्रोह को दबाया, फिर गुजरात पर भी आक्रमण किया। साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर को लूटा और तोड़ा भी। उसके अलावा बनारस, मेरठ और कालिंजर पर भी आक्रमण किया, वहाँ के हजारों मंदिरों को तुड़वाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। साथ ही कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की, जिसमें कुतुब मीनार का पहला मंजिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, जिसे बनाने के लिए आसपास के कई हिंदू और जैन मंदिरों को तुड़वा कर उनकी सामग्री का उपयोग किया गया। कुछ इसी तरह अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय को तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु साल 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। उनके बाद उनका बेटा आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक गुलाम इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से हटाकर दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में ले ली। इल्तुतमिश का जन्म तुर्किस्तान के इलबड़ी कबीले में हुआ था। इल्तुतमिश का परिवार काफ़ी अमीर था, लेकिन उसके भाइयों ने ईर्ष्या के चलते इल्तुतमिश को धोखे से बाजार में बेच दिया। उसके बाद इल्तुतमिश को कई बार खरीदा और बेचा गया। आखिर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। इल्तुतमिश ने 2 और गुलामों यल्दोच और कुबाचा को बारी बारी युद्ध में हराकर दिल्ली सल्तनत को अपने अधिकार में ले लिया। यही वो समय था जब चंगेज़ खान का एक दुश्मन इल्तुतमिश से मदद मांगने के लिए पहुंचा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसकी मदद नहीं की, जिससे चंगेज़ खान दिल्ली पर हमला किए बिना ही भारत की सीमा से वापस लौट गया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिला बनवाया। साथ ही कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अधूरे काम को आगे बढ़ाया, लेकिन इस काम के लिए उसने कई हिंदू और जैन मंदिरों को तुड़वा कर उनकी सामग्री का उपयोग किया। साथ ही इल्तुतमिश ने बदायूं, अवध, बनारस जैसी जगहों पर हो रहे विद्रोह को दबाकर उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर और मंडोर जैसे किलों पर हमला करके उसे जीत लिया। सुल्तान इल्तुतमिश के बाद उनका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बना, जिसे हटाकर रज़िया ने दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में ले ली। रज़िया सुल्तान। साल 1236 ईस्वी में रज़िया ने दिल्ली की सत्ता संभाली। रज़िया ने अपने आप को सुल्तान कहा था। रज़िया सुल्तान अपने शासन को बहुत अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन एक महिला का सत्ता पर होना कई दरबारियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जब रज़िया सुल्तान बठिंडा में हुए एक विद्रोह को दबाने के लिए गई, तब उसका भाई मुइज़ुद्दीन बहरम दिल्ली का सुल्तान बना। जब रज़िया को यह पता चला तो वो सेना लेकर वापस दिल्ली लौट रही थी। तब हरियाणा के कैथल में रज़िया सुल्तान की धोखे से हत्या कर दी गई।
रज़िया सुल्तान के बाद अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन महमूद और फिर गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का अगला सुल्तान बना। गयासुद्दीन बलबन का जन्म तुर्किस्तान के इलबड़ी कबीले में हुआ था। बलबन को बचपन में मंगोलों ने अगवा किया था। फिर उसे गुलाम के तौर पर ख्वाजा जमालुद्दीन नामक व्यक्ति को बेच दिया गया। बाद में ख्वाजा जमालुद्दीन जब दिल्ली आया तब उनसे सुल्तान इल्तुतमिश ने कई गुलामों को खरीदा, जिनमें से एक बलबन भी था। बलबन अपनी काबिलियत के बलबूते पर सुल्तान इल्तुतमिश के काफ़ी करीब पहुंच गया। बाद में नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान बना, जो नाम मात्र का सुल्तान था। राज्य के सारे बड़े फैसले बलबन ही लिया करता था। फिर बाद में जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तब गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने सुल्तान बनने के लिए जो भी उसके रास्ते में आया उसे मरवा दिया। साथ ही बलबन ने दल चालीसा के सभी सदस्यों की हत्या करवा दी। बलबन ने अपने शासन में कड़े नियमों को लागू किया। अगर कोई भी सुल्तान के नियमों के विरुद्ध जाता तो उसे बर्बरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता। साल 1227 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुई। गयासुद्दीन बलबन के बाद उनका पोता कैकुबाद और कैकुबाद के बाद क्यूमर्स दिल्ली का सुल्तान बना। क्यूमर्स की उसके सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गयासुद्दीन बलबन के समय में एक सैनिक के तौर पर शुरुआत की थी। उसने मंगोलों से होने वाले कई संघर्षों में हिस्सा लिया था। जब कैकुबाद ने दिल्ली की सत्ता संभाली तब जलालुद्दीन खिलजी को पहले सूबेदारों का पद और फिर आखिर में सेनापति का पद मिला। फिर क्यूमर्स की हत्या करके साल 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। इस तरह दिल्ली पर खिलजी वंश की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसका यह मानना था कि शासन जनता के समर्थन से चलना चाहिए और भारत की ज़्यादातर आबादी हिंदू है, इसीलिए इसे इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए। जलालुद्दीन खिलजी के समय में गुनहगारों को कड़ी सज़ा नहीं दी जाती थी। साथ ही उसने बलबन द्वारा बनाए गए कड़े नियमों को भी हटवा दिया। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने कारा में हुए एक विद्रोह को दबाने के लिए अपने भतीजे अलाउद्दीन को भेजा। अलाउद्दीन ने इस विद्रोह को दबा दिया, जिससे सुल्तान जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कारा का सूबेदार नियुक्त किया। जलालुद्दीन खिलजी के समय में भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। सुल्तान जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। बाद में अपने भतीजे अलाउद्दीन को बिलसा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जहाँ से अलाउद्दीन को अपार धन मिला। साल 1290 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन को उनके ही भतीजे अलाउद्दीन ने कारा में बुलाकर धोखे से हत्या कर दी और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में ले ली। अलाउद्दीन खिलजी शुरुआती दौर में कारा का सूबेदार था। तब बिलसा में मिली अपार धन संपत्ति को देखकर अलाउद्दीन ने भारत के सबसे समृद्ध राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया। यहाँ से उसे अपार धन संपत्ति मिली। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला मुस्लिम सेनापति और शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। देवगिरी से लौटते समय अलाउद्दीन के मन में सुल्तान बनने की लालच जागी और उसने सुल्तान जलालुद्दीन को मिलने के बहाने बुलाकर धोखे से हत्या कर दी। फिर सन 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना, जो कि खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने के बाद एक बड़ी सेना एकत्रित की और अपनी सल्तनत को और ज़्यादा फैलाना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन ने मंगोलों के कई आक्रमणों को विफल किया। फिर अलाउद्दीन ने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, वारंगल और पांडे जैसे राज्यों पर आक्रमण किया, जहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई गई। साथ ही अपार धन संपत्ति को लूटा। अलाउद्दीन के खास सेनापतियों में से एक मलिक काफूर भी था, जो पहले एक हिंदू था, जिसे गुजरात पर आक्रमण के दौरान लाया गया था। अलाउद्दीन ने अपने समय में सीरी का किला, साथ ही कुतुब मीनार के पास अलाही दरवाज़ा भी बनवाया था। अलाउद्दीन ने बिलसा, देवगिरी, विजयपुर, सोमनाथ, उज्जैन, चिदम्बरम और मदुरई के कई मंदिरों और इमारतों को तोड़ा और लूटा गया। साथ ही हज़ारों की संख्या में हत्याएं की गई।
अलाउद्दीन की मृत्यु साल 1316 ईस्वी में किसी गंभीर बीमारी के चलते हुई थी, लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन की हत्या उसके गुलाम मलिक काफू ने की थी। तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक ने की थी। गाजी मलिक, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में नहरों और कुएं भी बनवाए, साथ ही डाक व्यवस्था को बेहतर और झड़पी की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जूना खां के नेतृत्व में तेलंगाना पर हमला किया, जिसमें उसकी जीत हुई। इस विजय के बाद जूना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों के साथ हुई कई लड़ाइयों में जीत हासिल की। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर विजय हासिल की। वहाँ से लौटते समय तुगलकाबाद के नज़दीक अफगानपुर के एक महल में गयासुद्दीन तुगलक की महल गिरने से मौत हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों से बचने के लिए और दक्षिण में इस्लाम को फैलाने के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी की, लेकिन जब प्रजा ने विद्रोह किया तो बाद में फिर देवगिरी से दिल्ली कर दी, जिसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के बिना सोचे समझे लेने वाले निर्णयों के चलते उसे पागल सुल्तान कहा गया है। सन 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, जिसके बारे में यह कहा गया है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का वो पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य में कई अच्छे काम किए थे, इसीलिए उसे सल्तनत काल का अकबर कहा गया है। उसी समय कुतुब मीनार के चौथे मंजिले पर बिजली गिरने से काफ़ी हद तक नुकसान हुआ था। तब फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का चौथा और पांचवा मंजिला बनवाया। फिरोज शाह तुगलक के बाद उनका पोता तुगलक शाह द्वितीय, फिर अबू बकर शाह और अंत में नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली का सुल्तान बना। उसी के समय में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जिससे महमूद शाह गुजरात भाग गया, लेकिन बाद में दिल्ली वापस आकर सुल्तान बना। बाद में साल 1414 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। उसके बाद अफगान सरदार दौलत खां लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। सैयद वंश। खिज़र खां। फिरोज शाह तुगलक के समय में खिज़र खां को मुल्तान का सूबेदार बनाया गया था। बाद में जब तैमूर दिल्ली को लूटकर वापस जाने लगा तो जाने से पहले उसने खिज़र खां को लाहौर, मुल्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों का भी सूबेदार बना दिया। खिज़र खां ने दौलत खां को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस तरह दिल्ली पर खिज़र खां ने सन 1414 ईस्वी में सैयद वंश की नींव रखी। खिज़र खां खुद को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था, इसीलिए उसने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। खिज़र खां ने मेवात, नागौर, चंदावर, बयाना, ग्वालियर और बदायूं पर आक्रमण किया। जहाँ कई जगहों पर उसे विजय मिली तो कई जगहों पर राजस्व देने का स्वीकार किया। सन 1421 में खिज़र खां की मृत्यु हो गई। खिज़र खां के बाद उनका बेटा मुबारक शाह अगला सुल्तान बना। मुबारक शाह के समय में बठिंडा और दोआब के क्षेत्रों में विद्रोह हुआ, जिसे मुबारक शाह ने सेना भेजकर दबा दिया। बाद में मुबारक शाह की उनके वज़ीर ने हत्या कर दी। मुबारक शाह के बाद उनका भतीजा मुहम्मद शाह अगला सुल्तान बना। उसी के समय में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 3 दिनों तक चली इस लड़ाई के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा लौट गया। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली का सुल्तान बना, जो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन आलम शाह और उसके वज़ीर हमीद खां के बीच में मतभेद हुआ, जिससे अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया, जहाँ उसकी मौत हो गई, या कहे कि उसकी हत्या करवा दी। फिर वज़ीर हमीद खां ने बेहलो लोदी को दिल्ली की सत्ता सौंपी। लोदी वंश। बेहलो लोदी ने साल 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की।
बहलो लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया, जिसमें जौनपुर के शासक हुसैन खां शक्की को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। साथ ही बिहार को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, जो पहले बंगाल सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। बहलो लोदी के बाद उनका बेटा सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान बना, जिसका वास्तविक नाम निज़ाम खां था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सिकंदर लोदी के समय में मौढ़ की मस्जिद बनवाई गई थी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना, जो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में खतौली का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां, इन दोनों ने मिलकर बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए निमंत्रण भेजा। साल 1526 के दिन पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने अपनी बेहतरीन तोपों का इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराकर उसकी हत्या कर दी, और इसी के साथ 350 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और दिल्ली पर मुगल वंश की शुरुआत हुई। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।